डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हमारा जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो जो प्रथम प्रश्न पत्र है, पेपर फर्स्ट है हमारा ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। तो इसका चैप्टर नंबर 1, व्यापक ऊष्मागतिक अन्योन्य क्रियाएं, जर्नल थर्मोडायनेमिक्स इंटरेक्शन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम सामान्य परिभाषाएं, जर्नल डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। साथ ही ऊष्मागतिकी का जो शून्यांकी नियम है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा की। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का एक स्वरूप है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। तो ऊर्जा, ऊष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये जो ऊर्जा है ये उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम एक पोर्ट लिया, ठीक है, और एक पोर्ट हमने और ले लिया, ठीक, ये है हॉट और ये है कूल, मतलब ये ठंडा है और ये वाला जो है ये गर्म है और ये ठंडा है। तो हमने कहा इस गर्म वाले को जब हम इस ठंडे वाले में रखते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ देर के अंदर ये भी क्या होता है, ये गर्म होने लग जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर अधिक है और इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो अब ऊष्मा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर क्या हुई, स्थानांतरित हुई। अब सेकंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं, ताप, टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु या निकाय का वह भौतिक गुण है जिसकी गर्माहट या शीतलता का बोध कराता है। वस्तु गर्म है या ठंडी है ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम जान पाते हैं किससे, उसके टेम्परेचर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं निकाय की। निकाय क्या है? भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है। भौतिकी में निकाय वह तंत्र होता है जिसका अध्ययन किया जाता है, मतलब जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं उसे हम क्या नाम देंगे, उसे हम निकाय नाम देंगे। निकाय सूक्ष्म कणों, माइक्रो पार्टिकल्स जैसे अणु, परमाणु, आयनों इत्यादि से मिलकर बनता है। इन इन्हें कणों की संख्या के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इन निकायों को कणों की संख्या के आधार पर हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म निकाय, माइक्रो सिस्टम। नंबर 2 स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम। तो सूक्ष्म निकाय में कणों की संख्या अल्प व सीमित होती है, अर्थात जिन निकाय में कणों की संख्या कम व एक पर्टिकुलर लिमिट तक हो, सीमित हो, फाइनाइट हो, तो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सूक्ष्म निकाय कहते हैं। जबकि स्थूल निकाय में कणों की संख्या अधिक होती है। यदि कणों की संख्या अधिक है तो उसे हम नाम देते हैं स्थूल निकाय। स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए, स्थूल निकाय किसे कहेंगे, जिसमें सूक्ष्म कणों की संख्या हो, माइक्रो पार्टिकल्स की संख्या अधिक हो। तो स्थूल निकायों के अध्ययन के लिए दो प्रकार की विधियां होती हैं। तो इन स्थूल निकायों को दो प्रकार से हम अध्ययन इनका हम कर सकते हैं। पहली विधि है हमारी ऊष्मागतिक विधि, थर्मोडायनेमिक मेथड, और दूसरी है सांख्यिकी विधि, स्टैटिस्टिकल मेथड। तो पहले हम बात करते हैं ऊष्मागतिक विधि। तो ऊष्मागतिक विधि में निकाय की आंतरिक संरचना जैसे कणों की संख्या, उनके वेग और ऊर्जा स्तर आदि पर कोई विचार नहीं करते हैं। तो ऊष्मागतिक विधि में निकाय की आंतरिक संरचना जैसे कणों की संख्या, उनका वेग, ऊर्जा स्तर आदि पर कोई विचार नहीं करते, बल्कि निकाय के प्राचल जैसे आयतन, आयतन कितना है, दाब, ताप, आंतरिक ऊर्जा, बाह्य विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र आदि आदि जिनके द्वारा निकाय की अवस्था में परिवर्तन किया जा सके। मतलब आयतन में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके, ताप में, आंतरिक ऊर्जा आदि में परिवर्तन करके यदि हम निकाय की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं तो इनके मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये जो प्राचल हैं इनके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। किसी स्थूल निकाय का वर्णन स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है। इन प्राचलों को निकाय के बाह्य प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं, और इनके द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था कहते हैं।
ठीक है, तो हमने कहा ये हमारे क्या हो गए, इसका मतलब ये एक्सटर्नल पैरामीटर हो गए। इनके इनसे परिवर्तन करके निकाय की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, और इनके द्वारा इनके मध्य संबंध स्थापित करके हम क्या कर सकते हैं, निकाय का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये विधि हो गई हमारी ऊष्मागतिक विधि। किसी स्थूल निकाय का वर्णन स्थूल स्वतंत्र चरों के द्वारा संभव होता है। इन प्राचलों को निकाय के बाह्य प्राचल या एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं। इनके द्वारा आरोपित प्रतिबंधों के अंतर्गत निरूपित निकाय की अवस्था को स्थूल अवस्था या मैक्रोस्टेट्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी विधि में। तो सांख्यिकी विधि में निकाय के कणों पर यांत्रिकी के नियम मैकेनिकल लॉज को लगाकर स्थूल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। तो सांख्यिकी विधि में निकाय के कणों पर, तो हम निकाय कौन सा ले रहे हैं, स्थूल निकाय, तो स्थूल निकाय इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे। इन कणों पर यांत्रिकी के नियम लगाकर स्थूल राशियों के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। निकाय में सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो जो हमारे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं, इनकी अवस्था को उनके ऊर्जा स्तर के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती हैं। इस प्रकार सांख्यिकी विधि का मुख्य उद्देश्य स्थूल निकाय में कणों की सूक्ष्म अवस्थाओं एवं स्थूल अवस्थाओं के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। निकाय की वे अवस्थाएं जो स्थूल निकाय पर आरोपित सभी शर्तों का पालन करती हैं अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं, असेसिबल स्टेट्स कहलाती हैं। तो निकाय की वे अवस्थाएं जो सूक्ष्म निकाय पर आरोपित जो स्थूल निकाय पर आरोपित सभी शर्तों का पालन करती हैं, वे अभिगम्य अवस्थाएं कहलाती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मागतिक निकाय, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ऊष्मागतिक निकाय, ऊष्मागतिक वह निकाय है जिसकी अवस्था को दाब P, आयतन V, ताप T व आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ऊष्मागतिक निकाय कहलाती है। तो ऊष्मागतिक निकाय वह निकाय है जिसकी अवस्था को दाब P, आयतन V, ताप T और आंतरिक ऊर्जा U के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ऊष्मागतिक निम्न प्रकार के होते हैं। ऊष्मागतिक निकाय निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, खुला निकाय, ओपन सिस्टम। वह निकाय जिसमें ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम नाम देते हैं खुला निकाय। दूसरा है बंद निकाय, क्लोज सिस्टम। वह निकाय जिसमें केवल ऊर्जा का आदान प्रदान होता है परंतु द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होता है, तो ऐसा निकाय कहलाता है बंद निकाय। तीसरा है विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। वह निकाय जिसमें न तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है और न ही द्रव्य का आदान प्रदान होता है, ऐसे निकाय को हम नाम देते हैं विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऊष्मागतिकी का शून्यांकी नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ऊष्मागतिकी में बीटा प्राचल के द्वारा ऊर्जा विनिमय, एनर्जी एक्सचेंज को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो एनर्जी बोल लो और या इसे ऊष्मा बोल ले, हम एक ही बात है। चाहे तो हीट बोल ले और चाहे एनर्जी बोल ले, हम एक ही बात है, क्योंकि हमने ऊपर ऊष्मा की जो डेफिनेशन दी थी हमने कहा ऊष्मा ऊर्जा का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो हमने कहा नंबर 1, यदि दो निकाय पृथक रूप से साम्यावस्था में हो और इन्हें समान प्राचल बीटा से व्यक्त किया जाता है। हमने कहा यदि दो निकाय पृथक रूप से साम्यावस्था में, मतलब एक निकाय ए हो गया और दूसरा निकाय बी हो गया, ये दोनों, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों साम्यावस्था में, ये ए और ये बी है, एक दूसरे से अभी ये आइसोलेटेड है। तो हमने कहा इन्हें समान प्राचल बीटा से व्यक्त किया जाता है। हमने कहा इनके जो प्राचल हैं वो कैसे हैं, वो समान है। ठीक है, तो ऊष्मीय संपर्क कराने पर भी उनके प्राचल बीटा यदि समान ही रहते हैं और उनके मध्य नेट ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, अर्थात वे साम्यावस्था में ही रहते हैं। हमने इन दोनों को आपस में टच करा दिया, इनका ऊष्मीय संपर्क करवाया हमने।
जब हम इसमें ऊष्मीय संपर्क कराते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें से ऊष्मा का आदान प्रदान बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति में ये दोनों कैसे होंगे, ये पहले से ही ऊष्मीय साम्य में होंगे। यदि दो निकाय पृथक रूप से साम्य अवस्था में है परंतु उनके प्राचल बीटा समान नहीं है, दो निकाय ले लिए हमने पुनः, ये ए ये बी, ये दोनों कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं, एक दूसरे से अलग है, विलगित है, परंतु ये दोनों कैसे हैं, ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, परंतु इनके प्राचल जो है बीटा समान नहीं है। तो जब हम इनको ऊष्मीय संपर्क में लेकर आते हैं तो इनके मध्य ऊष्मा विनिमय होता है, और ऊष्मा विनिमय तब तक होता है जब तक कि इनके बीटा प्राचल जो हैं वो समान नहीं हो जाते। ठीक है, और जब इनके बीटा प्राचल समान हो जाएंगे तो दोनों फिर आ जाएंगे, ये दोनों कैसे आ जाएंगे, ऊष्मीय साम्य अवस्था में आ जाते हैं। अब हम तीन अलग अलग निकाय ए बी सी की कल्पना करते हैं जो पृथक पृथक साम्य अवस्था में है। ठीक है, तीन निकाय ले लिए हमने, ए बी और सी, ये तीनों अलग अलग ऊष्मीय साम्य अवस्था में है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है, तथा इनके बीटा प्राचल, जो बीटा प्राचल हैं वो बीटा ए, बीटा बी व बीटा सी, ए का हो गया बीटा ए, बी का हो गया बीटा बी और सी का हो गया बीटा सी। माना निकाय ए को बी के साथ ऊष्मीय संपर्क में रखने पर, इन दोनों को हमने ऊष्मीय संपर्क में रखा और हमने कहा ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, तो इस स्थिति में बीटा ए इक्वल्स टू बीटा बी होगा। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी। इसी प्रकार निकाय ए व सी के मध्य ऊष्मीय संपर्क, थर्मल कांटेक्ट कराने पर भी इनके मध्य ऊर्जा विनिमय या ऊष्मा विनिमय नहीं होता है, तो इस स्थिति में बीटा ए इक्वल्स टू बीटा सी। तो स्पष्ट है कि बीटा बी इक्वल्स टू बीटा सी होगा। हमने कहा बीटा ए इक्वल्स टू बीटा बी, बीटा ए बीटा बी के बराबर है और बीटा ए बीटा सी के बराबर है, इसका मतलब बीटा सी जो है वो बीटा बी के बराबर होगा, अर्थात बीटा बी इक्वल्स टू बीटा सी। अर्थात निकाय बी को सी के साथ ऊष्मीय संपर्क में कराने पर उनके मध्य ऊष्मा विनिमय नहीं होगा। ठीक है, ये हमने यहाँ इसे चित्र से प्रदर्शित किया है। तो सारांश में उपरोक्त तथ्य को निम्न कथन से व्यक्त किया जा सकता है, यदि दो निकाय एक तीसरे निकाय से अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो हमने कहा एक निकाय ए हो गया, दूसरा निकाय बी और तीसरा निकाय सी। तो हमने कहा यदि दो निकाय बी व सी किसी तीसरे निकाय ए के साथ अलग अलग ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो वे परस्पर भी ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। इसे ऊष्मागतिकी का शून्याङ्कीय नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो हमने कहा ये एक हमारा ए हो गया, ये और एक निकाय ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो यहाँ थर्मली कांटेक्ट है, मतलब ऊष्मीय संपर्क है। तो हमने कहा यदि ये और ये ऊष्मीय साम्यावस्था में है, ये और ये ऊष्मीय साम्यावस्था में है, तो बी व सी भी कैसे होंगे, ऊष्मीय साम्यावस्था में होते हैं। तो इसे हम नाम देते हैं ऊष्मागतिकी का शून्याङ्कीय नियम या शून्यवा नियम या जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स।